ओके, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज से हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 दिन नीट और जेई की प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन नीट और जेई में पूछे जाते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे सेम पैटर्न में। ठीक है, चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देखिए, जिससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्लियर होने के बाद ये है क्वेश्चंस, ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्वेश्चन नीट और जेई में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 11th केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है, चलो तो क्वेश्चन पे करते हैं सीधा। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, पहला नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले तो आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए सबका, कितना कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पास कैल्शियम ऑक्साइड बोल दिया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। क्लियर है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है। इसका पहले कुल द्रव्यमान निकालते हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैल्शियम का। इसका कुल द्रव्यमान कितना है, कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया इसका, 56। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का कुल द्रव्यमान हो गया 56, जिसमें से हमको केवल और केवल कैल्शियम का द्रव्यमान निकालना है। तो कैल्शियम का अगर द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे, कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत में बोले। ठीक है, कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कैल्शियम का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान। हमने प्रतिशत पढ़ा है, क्या प्रतिशत पढ़ा है, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रखा है। तो द्रव्यमान प्रतिशत से क्या होता है, जिसका निकालना है वो ऊपर में रहता है और विलयन नीचे में रहती है। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े, वहां पास क्या पढ़े हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो विलेय क्या है हमारा, कैल्शियम का निकाल रहे, विलेय हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान, मतलब विलयन जो भी बना है उसका द्रव्यमान गुणित 100%। बस सॉल्व कर देंगे इसको। विलेय हमारा क्या है, कैल्शियम है, और कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है 40 डिवाइडेड बाई कुल द्रव्यमान कितना है 56, तो हम भी लिख देते हैं 56 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले छोटा कर सकते हो तो कर लो। छोटा करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 4 1 जा 4 4 4 जा। ठीक है, 4 1 जा 4 4 जा जाएगा, और 4 के टेबल से कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम। 100 इंटू 10 कितना होता है, और 2 से काट सकते हैं, 2 7 जा और 2 5 जा, 5 इंटू 100 500 डिवाइडेड बाई 7। सॉल्व कर लेंगे, परसेंट आ जाएगा हमारा। 7 का टेबल 50 से ज़्यादा, 5 तो जाएगा नहीं, तो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 टाइम 49 कितना कैरी 1, नेक्स्ट डिजिट 0। 7 का टेबल 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 टाइम जाएगा सर 7, कितना बचा 3। यहाँ पास एक 0 लगाते हैं तो पॉइंट लगाना पड़ जाएगा। 7 का टेबल पढ़ो, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, इतना में हमारा आंसर दिख जाएगा। आगे निकालना चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं, 4 टाइम 28 होता है, 2 0 लगाएंगे, कितना टाइम जाएगा 7 के टेबल से, 7 2 जा, देखो तो आंसर 71.42%। कैल्शियम का द्रव्यमान देखो 71.42 है क्या, ये देखो एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 71.42। अगर यही चीज में आपको ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछ दे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 100 में से। 100 में से 71.42% तो कैल्शियम का है, तो बचा वाला परसेंट किसका होगा, ऑक्सीजन की होगा ना। ठीक है, टोटल 100% है, जिसमें कैल्शियम का 71.42% है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का निकालना हुआ तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 71.42 कितना आ जाएगा इसका, 28.58%। अगर अलग निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं, जैसे इसका निकाले थे वैसी, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू
ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, कुल द्रव्यमान कितना है 56 इंटू 100%। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा 28.58 ही आने वाला है। क्लियर है? हमको जो पूछा है क्या, कैल्शियम का द्रव्यमान, उसका प्रतिशत आ गया 71.42। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो तो, 60 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो हमें कार्बन के बारे में हमने मोल संकल्पना पढ़ रखा है। ठीक है, एक टॉपिक था मोल संकल्पना, जिसमें हम लोग बात किए थे कि ग्राम रिलेशन देखे थे द्रव्यमान में, मोल में और अणुओं की संख्या में। ठीक है, अब यहां पास कार्बन के बारे में बात करें तो 1 मोल कार्बन एक संख्या है, 1 मोल कार्बन, ऐसे सी बस लिखे रहूंगा, सामने कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो इसके मतलब क्या है 1 मोल। ये जो सामने लगी रहती है यही क्या है, उसके मोलों की संख्या। 1 मोल कार्बन में 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वही कितना होता है 12 ग्राम कार्बन, इक्वल टू 1 मोल, मोलों की संख्या कितनी होती है 1 मोल बराबर एवोगैड्रो संख्या पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, मोल संकल्पना जब पढ़ रखा है तब वहां पास 1 मोल बराबर हमको संख्या पता है कि कितने अणु या परमाणु होते हैं। 1 मोल बराबर कितना होता है 6.023 क्रॉस 10⁻23 कार्बन। ये हमने पढ़ रखा है पहले से। ठीक है, कि 1 मोल हाइड्रोजन देता तब भी इतना ही लिखते और हाइड्रोजन लिख देते। 1 मोल हाइड्रोजन अणु बोलता, परमाणु बोलता, कुछ भी बोलता, यहाँ पास 1 मोल का संख्या, 1 मोल बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू होती है क्या, 1 मोल के जगह कुछ भी दे दिया रहे, अणु दिए रहे, आयन दिए रहे या परमाणु दिए रहे, उसकी मान कितनी हो जाएगी 6.023 क्रॉस 10⁻23, इतना उसके कण मौजूद होंगे। 1 मोल परमाणु बोलेगा तो उस परमाणु में इतने सारे छोटे 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 परमाणु मिलेंगे 1 मोल में। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं यहां पास। अब हमें क्या पता है देखो तो, क्वेश्चन क्या पूछा है 60 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। परमाणुओं की संख्या निकालनी है कितनी में, 60 ग्राम में निकालना है। हमको कितना ग्राम में पता है, 12 ग्राम कार्बन में इतना परमाणु होता है पता है। ठीक है, यही स्टैंडर्ड है। ये वाली लाइन क्या है, एकदम स्टैंडर्ड है, जिसमें जिसमें रिलेशन चाहिए उसको अंडरलाइन करो। यहां पास क्वेश्चन में बोला है ग्राम से संख्या निकालना है, तो ये ग्राम वाला ये है, संख्या वाला ये है, मोल की कोई काम नहीं है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। करेक्ट है, स्टैंडर्ड के लिए करेक्ट है, लेकिन इसकी जरूरत क्वेश्चन के हिसाब से हमको नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। 12 ग्राम कार्बन में कितने कितने परमाणु होते हैं कार्बन के, 6.023 क्रॉस 10⁻23। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम कार्बन में कितना हो जाएगा, यहाँ 12 ग्राम के बारे में बात करें। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे 6.023 क्रॉस 10⁻23 कार्बन डिवाइडेड बाई 12। देखो दोनों तरफ 12 का डिवाइड कर दो, इधर का 12 और 12 कट गया, 1 आया, और इधर का 12 यहाँ पास लिखो। हमको 1 ग्राम के लिए नहीं, यहाँ पास 60 ग्राम के लिए निकालना है। 60 ग्राम के लिए क्या कर दो, दोनों तरफ 60 का गुना, 60 ग्राम कार्बन 6.023 क्रॉस 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12 अपने जगह है, कितना गुना करेंगे 60 का, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12 एकम 12 पंचे 60। अब देखो 10⁻23 को जैसे तैसे रहने दो, 5 का मल्टीप्लाई इस वाले संख्या के साथ करेंगे 6.023 करो, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, अगला डिजिट 0 है तो वैल्यू 11 पुट कर दो, पॉइंट का पॉइंट, 5 6 जा 30। इतने कार्बन के अणु होंगे 60 ग्राम में। कार्बन के कितने अणु होंगे 30.115 गुणित 10 की घात 23। चेक करो तो आंसर है क्या हमारा, ये देखो 30.11 गुणित 10 की घात 23। हमारा आंसर और भी एग्जैक्ट है, पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट भी आया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। क्लियर है, समझ आ रहे हैं ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब एक ही चीज है कि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। एक बार आप बेसिक जरूर पढ़िए, और इस चैप्टर में बेसिक पढ़ने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए आप ये टॉपिक का कर लीजिए। मोल संकल्पना पहला टॉपिक है, दूसरा रस समीकरण मिति, तीसरा सीमांत अभिकर्मक, और चौथा लास्ट कर लेना विलयनों में
अभिक्रिया। ठीक है, इसके वीडियो आपको प्रीवियसली मिल जाएगा, अभी जो वीडियो अपलोडेड हुए हैं कुछ दिन पहले उसमें ये चारों के चारों टॉपिक का मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो न्यूमेरिकल आता है नीट और जेई में, इन्हीं चारों के बेस पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मोल संकल्पना से देखो जितना भी कर रहे हैं ये मोल संकल्पना, सीमा रस समीकरण, सीमांत अभिकर्मक ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, ऑलमोस्ट एकदम लगभग सेम है, थोड़ी थोड़ी बस अंतर है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको डिफरेंस ही नहीं पता होगा इन तीनों में तो इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। पहले 4 वीडियो, ये चारों टॉपिक का 4 से 5 वीडियो होगा, आप देख लीजिए पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे आंसर आ गया इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो तो, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। जल का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। मोलर द्रव्यमान यानी अनुभार की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुभार की बात कर रहे हैं, तो इसका भार निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2 धन 16, कितना आ गया 18। आंसर में चेक करो तो 18 है क्या, 18.01, देखो 18.01 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनुभार भी पूछे या मोलार द्रव्यमान पूछे तो एक ही चीज को निकालना है, अनुभार मतलब यही होता है। ठीक है, अनुभार का भी वीडियो में है, आप देख लीजिए अगर नहीं आता तो। वैसे ये सिंपल है, आपको बस क्या चीज याद रहना चाहिए, किसी भी चीज का अनुभार या मोलार द्रव्यमान निकालने के लिए पूरे आपको पेरियोडिक टेबल में जितने भी इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, उसका द्रव्यमान याद होना चाहिए आपको। ठीक है, एकदम डीपली नहीं, द्रव्यमान याद होना चाहिए, ऊपर ऊपर के कम से कम शुरुआत के 20 कीजिए, 20 का द्रव्यमान याद होना चाहिए, एस ब्लॉक के पूरा होना चाहिए, पी ब्लॉक का पूरा होना चाहिए और डी ब्लॉक का पहला वाला लाइन होना चाहिए। इतने में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और डी ब्लॉक के दूसरे और तीसरे लाइन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तत्व है, उसका द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। ये पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या, जैसे जल दे दिया तो जल का आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। तो जितने भी चीज, जैसे जल है, यहाँ नीचे देखो मेथेन है, और कहीं दिया था क्या, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर यही फॉर्मूला आपको नहीं बनाना आएगा तो आपका क्वेश्चन यही पास रुक जाएगा। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझो और ये क्या बोल रहे हैं उसको बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो तो, मेथेन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, वापस से देखिए, मेथेन, मेथ मतलब कितना कार्बन, एक कार्बन, और एक कार्बन बैलेंस करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पास देखो तो क्वेश्चन को देखो तो एकदम 16.56, ऑप्शन को 16.56, 16.04, 44, 16.24, 44 को हटा दो, ये तो गलत ही है। अब क्यों गलत है, कार्बन का लगभग होता है कितना 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 4, तो 4 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 16। देखो तो 16, ये तो गलत हो गया। ठीक है, 44 गलत हो गया। अब हमारा ये देखो 3 ऑप्शन है और तीनों 16 है, कौन सा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, बात आ रही है ना कौन सा करेक्ट है, हमने तो बोल दिया कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4, तो ये। तो आपको यहां पास फिक्स कुछ कुछ चीज का एकदम फिक्स द्रव्यमान पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का होता है आपका, कार्बन का होता है 12.0107 और हाइड्रोजन का होता है 1.008784। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का अगर फिक्स द्रव्यमान अगर नहीं पता रहेगा आपको तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पास आपको फिक्स द्रव्यमान एकदम पता होना चाहिए। कार्बन का कितना होता है 12.0107, हाइड्रोजन का कितना होता है 1.00784। क्लियर है, चलो अब इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आएगा 12.0170। हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो 4 का गुना करो, 4 चौके 16, 8 का 1, 8 चौक 32, 1 33, 3, 7 चौक 28, 29, 31, 3, यहाँ पास नेक्स्ट वाला डिजिट 0.4।
दोनों को ऐड कर दो 4.03136 63840 पॉइंट की जगह पॉइंट इसको ऐड 16.048 देखो तो किसमें है 16.04 ये देखो ये 16.04 है ये तो 5 6 है और ये 2 4 है करेक्ट तो कौन सा है 16.04 ठीक है। तो आपको अगर ये बेसिक चीज़ें पता नहीं है तो आप बेसिक कीजिए। हम लोग स्टार्ट से 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 से चैप्टर पढ़ेंगे पहले फिर उसके बाद क्या उससे रिलेटेड जेई और नीट के न्यूमेरिकल करेंगे ठीक है। तो इसके बाद और भी क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 18 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। सबसे पहले पानी का फॉर्मूला पता है हमको क्या है H2O। अगर ये एक अणु है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पास देखो अगर H2O की एक अणु है सिंगल अणु है ठीक है। एक मोल में कितना अणु होता है वैसे एक मोल अगर H2O की बात करूं तो कितना अणु होता है एक मोल H2O में 6.023 क्रॉस 10⁻23 अणु होता है ठीक है। अब एक अणुभस की इतनी सारी अणु में से केवल एक अणुभस की बात करें H2O की समझो ध्यान से ठीक है। एक अणु है एक अणु H2O का उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। हाइड्रोजन में कितना रहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाइड्रोजन में कितना रहता है लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल एक रहती है। ऑक्सीजन में कितना रहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन में लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है 8। कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है 1 तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 का गुना करो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में मिल जाएंगे और ऑक्सीजन में 8 तो टोटल एक अणु की बात करते हैं एक अणु H2O की तो उसमें हमको 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। एक अणुभस की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं 2 अणु की बात करेंगे तो 20 मिलेगा 5 अणु की बात करेंगे तो 50 मिलेगा ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं 18 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 18 ग्राम पानी में देखो यहाँ स्टैंडर्ड जो हम लोग पढ़ रहे थे मोल संकल्पना में पानी की बात की हुई है जिसकी भी बात करते हैं जो भी अणु परमाणु उसको एक मोल से सपोज करके हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं। एक मोल पानी इक्वल टू 6.023 इसका ग्राम कितना होगा अणुभार पानी का 18 ग्राम। कैसे निकलता है देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 कितना हाइड्रोजन है 2 तो 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है भार के बारे में बात करें ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की वो अलग है उसको भूल जाना ठीक है। यहाँ पास बात कर रहे हैं हम लोग क्या चीज की द्रव्यमान की तो कितनी द्रव्यमान है 16 टोटल कितना हो गया 18 तो द्रव्यमान कितना हो गया 18 ग्राम H2O। क्लियर है ना समझ आया ये चीज। एक मोल H2O में कितने अणु होते हैं इतने सारे अणु होते हैं जिसमें 18 ग्राम H2O होता है। क्वेश्चन में 18 ग्राम के ही बारे में पूछा है 18 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर क्वेश्चन में पूछा रहता 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितने H2O छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे तो कितने होंगे 6.023 क्रॉस 10⁻23। लेकिन यहां पास क्वेश्चन में पूछा क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। अब हमें पता है एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर मैं बात करूं कितना 5 H2O में तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पास 10 गुणित 5 कर देंगे ना तो 50 आ जाएगा। यहाँ पास सेम वैसे ही करेंगे 18 ग्राम में इतना अणु है तो हमको कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए तो 10 का गुना कर देंगे सिंपली 6.023 क्रॉस 10⁻23 अणु सॉरी इलेक्ट्रॉन इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6.023 क्रॉस 10⁻23 अणु में 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि हमें पता है एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 अणु में 20 होते हैं 5 अणु में 50 होते हैं तो इतने सारे अणु में 10 गुना ज्यादा ही होगा ना। एक का 10 रहता है तो इतने सारे 10 गुना सिंपल है ना थॉट ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे देखो इसको लिखो 6.023 क्रॉस 10⁻23 था एक और 10 आ गया तो क्या हो जाएगा 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। चेक करते हैं आंसर में मिलेगा कि नहीं। देखो तो 6.023 वाला ये तीनों है जिसमें से ये पावर में 23 है 22 है 24 है हमारा क्या है 24 तो करेक्ट आंसर है सी ठीक है। ये एकदम लेंदी नहीं एकदम सिंपल है अगर आपको मोल संकल्पना आता होगा तब
ठीक है, चलो दूसरे चीज की बात करते, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो तो 6.023 क्रॉस 10⁻23 कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं में ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु की संख्या, कुल मिलाकर परमाणुओं की संख्या मोल में निकालना है कि कितने मोल होंगे। ठीक है, ग्राम परमाणु की संख्या मतलब हम लोग कितने मोल है, बस सिंपली यही देखेंगे। यहां पास क्या दिया है हमारा 6.023 क्रॉस 10⁻24 कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल टू, हमें स्टैंडर्ड क्या पता है, फिर से स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना होता है 6.023 क्रॉस 10⁻23 कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु होते हैं। यहां पास कितने कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु दिए हुए हैं 6.023 तो है, 10 टू द पावर में देखो 23 से 24, क्वेश्चन में एक जीरो ज्यादा है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 और 10 का सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 10 का मल्टीप्लाई था, उसको पावर में ले गए तो पावर से हटा के सामने ला देंगे। देखो इतना के लिए 1 मोल होता है तो ये तो 10 गुना है, तो इसमें कितना हो जाएगा 10 मोल CO, जिसमें 10 ग्राम परमाणु भार कार्बन का होगा और 10 ग्राम परमाणु इसका होगा ऑक्सीजन का होगा 10। ठीक है, 10 मोल है तो इसके भी 10 ग्राम परमाणु, इसके भी 10 ग्राम परमाणु ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो यहां पास एकदम सिंपल था ये वाला 10 ग्राम परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, वन क्रॉस 10 टू द पावर 22 CuSO4 5 टाइम H2O अणुओं का भार होगा, कितना भार होगा। देखो फिर से वापस स्टैंडर्ड में आ जाओ, हमारा स्टैंडर्ड क्या बोलता है 1 मोल किसके बारे में दिया है CuSO4 5 टाइम H2O के बारे में। भार के बारे में बात किया तो सिंपली हम लोग भार लिखेंगे, अणुओं की संख्या यहां पास लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी अणु होगी बात कर लेते हैं, कितनी अणु होगी 1 मोल मतलब 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। क्लियर है ये तो, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, हमें भार की जरूरत है। देखो भार में निकाले हैं तो इसका भार कितना है बताओ, तो पहले इसका 1 मोल में इसका भार निकालते हैं। तो कॉपर का कितना होता है, कॉपर का होता है 63 पॉइंट, लिख लेते हैं कितना कॉपर है, एक सिंगल कॉपर है तो 1 क्रॉस कॉपर, प्लस सल्फर कितना है, सल्फर एक ही है तो 1 क्रॉस सल्फर, प्लस ऑक्सीजन कितना है, देखो यहां पास 4 और यहां पास 5, टोटल 9 ऑक्सीजन है, प्लस हाइड्रोजन कितना है 10 हाइड्रोजन है। चलो निकाल लेते हैं हम, कॉपर का कितना होता है, कॉपर का द्रव्यमान याद रखना 63.5, प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 9 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 या 144, प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है 10 है तो 10, सभी को ऐड कर देंगे। देखो 0.5 तो आएगा ही, उसके बाद 3 to 5 for 9, नेक्स्ट 1 4 5 6 7 8 8 और 6 14, 1 प्लस 1 2 249.5 GM। ठीक है, तो 1 मोल CuSO4 5 टाइम H2O का द्रव्यमान होता है कितना 249.5 ग्राम, ये हमारा स्टैंडर्ड था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं, 1 क्रॉस 10 टू द पावर 22, यहां पास क्या है, अच्छा ठीक है, तो इसमें वो वाला स्टैंडर्ड भी लिखना पड़ेगा क्या, 1 मोल CuSO4 5 टाइम H2O इक्वल टू कितना अणु होता है 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 CuSO4 अणु, बस लिख देता हूं, ठीक है, जिसका कितना ग्राम होता है 249.5 ग्राम। ये हमारा स्टैंडर्ड है, पूरा का पूरा अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो ये होता है। क्वेश्चन में किसके बारे में दिया है, देखो अणुओं के बारे में दिया है, इतने अणु, तो अणु को पिक आउट करो यहां पास, ये अणु। अब यहां पास जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, फिर निकालना क्या है, भार को निकालना है, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो तो 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 अणु का भार कितना होता है 249.5 GM।
हमें कितना के लिए चाहिए, इतना के लिए। उससे पहले एक अणु का निकाल लेते हैं, तो एक अणु का क्या हो जाएगा, एक अणु बराबर ये पूरा गुणम है उस तरफ जाके भाग 249.5 डिवाइडेड बाई 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 ग्राम। हमको कितने अणु के लिए चाहिए, 1 क्रॉस 10 टू द पावर 23, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर 22 अणु के लिए, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 249.5 डिवाइडेड बाई 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 23। बस इसको सॉल्व करेंगे, इसका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 10 टू द पावर 23 और 10 टू द पावर 22 पूरा कट जाएगा, बस नीचे में एक 10 बस बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो कितना होता है 249.5, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 60.23। ठीक है, देखो पॉइंट डिजिट के बाद को छोड़ दो, हमारा आंसर काफी हो जाएगा, उतना में आंसर आ जाएगा अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के पहले क्या दिया है, यहाँ पास 249 दिया है, इधर पॉइंट के पहले क्या दिया है 60। इसको डिवाइड करके देखते हैं, हमारा आंसर लगभग मिल जाना चाहिए। 6 के टेबल में 24 कितना टाइम आता है, 6 के टेबल में 24, 6 चौक 24, 4, तो 249 कैरी होगा। ठीक है, पॉइंट लगाओ, एक जीरो लगाओ, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। देखो तो 4.1 जैसा कोई चीज दिखाई दे रहा है क्या, हाँ मिल गया, देखो आंसर ये। इसको भी लेते, ऐसा नहीं है कि आंसर एकदम परफेक्ट आएगा उसको लेंगे तो, लेकिन इतना में काम बन जा रहे हैं तो कौन उसको ले। ठीक है, जितना सिंपल हो सके उतना बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आंसर जल्दी आ जाता है जितना शॉर्टकट करो। ठीक है, यहाँ पास तो पूरे स्टेप दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आपको कुछ चीज हटाना है तो हटा भी सकते हो अगर आपको अच्छे से आता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तो निम्नलिखित 1 से 4 को द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे कम वजन वाले पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। देख लेते हैं किसका किसका दिया है। एक अणु ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालेंगे, एक अणु का। ठीक है, 10 टू द पावर -10 अणु ऑक्सीजन का निकालेंगे, एक परमाणु नाइट्रोजन का और 10 टू द पावर -10 ग्राम परमाणु कॉपर का। ठीक है, चलो पहला क्या दिया है, एक अणु ऑक्सीजन, इसके लिए निकालना है हमको। स्टैंडर्ड क्या पता है, एक अणु ऑक्सीजन के लिए निकालना है तो हमको पता है ऑक्सीजन अणु बोले है ना, मतलब O2 के फॉर्म में है। ठीक है, 1 मोल O2 इक्वल टू कितना होता है, ग्राम में निकालना है क्या बाहर, हाँ 1 मोल बराबर क्या होता है 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 O2 अणु बराबर कितना होता है ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम O2। यहां पास भार निकालना है ना, क्वेश्चन में क्या बोले, द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम, द्रव्यमान निकालना है। कितने का द्रव्यमान निकालना है, एक अणु ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है। कितने अणु का, एक अणु का। यहां पास कितने अणु का द्रव्यमान है, देखो तो ये इतने सारे अणु का द्रव्यमान है 32, तो एक अणु का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जितना भी दिखाई दे रहा है उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पास एक ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 बटे 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। ठीक है, सॉल्व अभी नहीं करते, दूसरा वाला। दूसरा किसके लिए निकालना है, एक परमाणु नाइट्रोजन, एक परमाणु नाइट्रोजन। वापस से स्टैंडर्ड देखते हैं, स्टैंडर्ड क्या बोल रहे हैं हमारा, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु बोले हैं, मतलब खाली N बस को लेंगे। ठीक है, यहाँ परमाणु बोले, यहाँ अणु बोला था, अणु मतलब O2 होता है और परमाणु मतलब सिंगल N। 1 मोल N2 इक्वल टू वापस से 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु इक्वल टू नाइट्रोजन का भार होता है 14 ग्राम। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, हमको कितना चाहिए, एक परमाणु बस का द्रव्यमान चाहिए। यहाँ पास कितने सारे परमाणु हैं, इतनी सारी परमाणु हैं। अगर मैं एक नाइट्रोजन परमाणु की भार के बारे में बोलता हूं तो वापस से 6 पॉइंट ये वाला जो था है वो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा आ गया हमारा। तीसरी वाले निकालते हैं, तीसरा वाला क्या बोल रहे हैं, देखो तो 10 टू द पावर -10 ग्राम अणु ऑक्सीजन। अब यहां पास तो दे दिया है सिंपली 10 टू द पावर -10
ग्राम O2। एक O2 का द्रव्यमान कितना होता है 32, तो इतने ग्राम का कितना होगा, सिंपली इसको लिख लेंगे क्या 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 32। ठीक है, 32 ही होते हैं ना ऑक्सीजन का द्रव्यमान O2 का 32, इसमें ग्राम में पहले से दे दिया है। देखो यहाँ पास परमाणु अणु की बात की थी, हम लोग ग्राम में पहले लाए थे, देखो ये राइट साइड ग्राम, यहाँ तो दे दिया है ग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखो सॉल्व करो। ठीक है, तो इतना होगा इसका ग्राम। अगला क्या बोलते हैं देखो, तो फोर्थ नंबर 10 टू द पावर माइनस 10 ग्राम परमाणु कॉपर। कॉपर मतलब सिंगल, परमाणु बोला है मतलब सिंगल, अणु बोला है मतलब O2। कितना होता है कॉपर का, 10 टू द पावर माइनस 10 तो रहेगा अपने जगह, कॉपर का होता है 63.5 GM। ठीक है, अब देखो तो सभी में से कौन सा सबसे हल्का है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना। ठीक है, तो सबसे कम लाइट वेट कौन सा है, सबसे पहले उसको देखते हैं, सबसे हल्का कौन सा है इसमें से। तो सबसे हल्का निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखो यहां पास 10 टू द पावर 23 नीचे में है तब प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पास 10 टू द पावर माइनस 23। इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड, एकदम फिक्स वैल्यू नहीं लाना है हमको, अराउंड लाना है। इसको सॉल्व करेंगे 6 के टेबल में 32, कितना टाइम जाएगा, 6 पंचे 30, 5 दशमलव कुछ आने वाला है, उसको नहीं लिखते, 5 आया बस, 5 10 की घात ऋण 23। ठीक है ना, अब यहां पास वापस से 10 टू द पावर 23 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 23 देखेगा। ठीक है, यहां पास देखो तो वापस 14 डिवाइडेड बाई 6, 6 के टेबल में कितना टाइम जाएगा, 6 2 2.4 के अराउंड आएगा, 3 4। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, और ये दोनों का तो दे ही दिया है। ठीक है, अब 10 की माइनस में पावर देखो, यहां माइनस 23 है और यहां माइनस 23 है, यहां पास 10 टू द पावर माइनस 10 है, यहां पास माइनस 10 है। इसका 10 का पावर का बोलने, माइनस पावर का बोलने का मतलब क्या होता है, अगर माइनस पावर जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, छोटा आएगा ना। देखो इसको किससे भाग देंगे, 2.3 को जो भाग देंगे, नीचे में 1 के बाद 23 जीरो रहेगा, ऐसे यहाँ पास जीरो की संख्या रहेगी 23। इसको 32 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ पास 1 के बाद कितना जीरो रहेगा, जो जीरो रहेगा वो रहेगा 10 टू द पावर माइनस 10 मतलब 10। बहुत बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं और बहुत मतलब छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं एज कंपेयर टू ये। ठीक है, किसमें वैल्यू छोटी आएगी, बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो छोटी आती है ना वैल्यू। ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 23 वाली सबसे पहले छोटी होगी, तो जो है 23 वाला वो छोटी पहले से बोल लेते हैं। ये 10 टू द पावर माइनस 23, ये भी, ये दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटा देखो तो ये 2.3 और ये 5 है, तो छोटा कौन सा हुआ, और ये कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर सबसे छोटा हुआ, फिर उसके बाद 1 नंबर छोटा हुआ। अब इन दोनों में चेक करते हैं कौन दोनों में से छोटा है। देखो तो 10 टू द पावर माइनस 10 यहाँ भी है, यहाँ पास भी है। अब देख लो 32 छोटा है कि 63 छोटा है, 32 छोटा है। ये कौन से नंबर पे था, 3rd नंबर पे, फिर उसके बाद 4th नंबर बच गए। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहे हैं, 2 1 3 4, ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पास देखो एक बार फिर से समझा देता हूं, यहां पास हमने सॉल्यूशन पूरा क्यों नहीं किया, पूरा टाइम वेस्टेड है। अगर आप सॉल्यूशन पूरा कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, करो, आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। अगर इतना करने में आपका आंसर आ जाता है तो पूरा लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पास डिवाइड पूरा ना करके 5 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 23 आ गया, इसको 2 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 23 बोलो, इसको 32 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 10, 63 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 10। 10 टू द पावर में माइनस के पावर जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी वैल्यू होती है, तो ये दोनों बड़ी बड़ी पावर है। ठीक है, लेकिन देखो दोनों में सेम पावर है। अगर सेम पावर है तो उसके बाद हम लोग नंबर को देखते हैं, तो इधर 2.3 है, इधर 5 है, छोटा कौन है 2.3, तो ये देखो लिख दे 2nd नंबर सबसे छोटा, फिर ये 1st नंबर वाला है, फिर अब ये दोनों 10 टू द पावर माइनस 10 वापस से सेम पावर। नंबर को देखो 32 छोटा है, 3rd नंबर का लिख दिया, फिर ये क्लियर है। तो ऐसे बनता है न्यूमेरिकल, और ये इसमें आपको टाइम वेस्ट 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में।
यहाँ पास आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तब थोड़ा टाइम लग जा रहा है, लेकिन अगर इसको ऐसी कॉपी पेन पकड़ के सॉल्व करने बैठे ना तो ज़्यादा नहीं। ये वाला क्वेश्चन तो खैर थोड़ा सा 2 मिनट टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन 1 मिनट से कम ही लगेगा। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस है तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये सब क्वेश्चन ऐसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप नेट से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही।